नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में मोदी सरकार का रिकॉर्ड बहुत खराब है और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बार बार उसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। सरकार पर दबाव पड़ता रहा है, सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका के जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, उसने बार बार रिपोर्ट्स दी हैं और ये उसमें उल्लेख किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और अमेरिका ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूरोप यूनियन ने भी इस तरह की रिपोर्टें भी दी हैं, आरोप भी लगाए हैं। तो पहले से ही एक माहौल बना हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ बल्कि, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो भारत में हो रहा है और भारत को लेकर, भारत में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर चिंताएं चारों तरफ बढ़ती जा रही हैं। अभी तक ये चिंताएं मोटे तौर पर मुसलमानों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर थी, लेकिन अब इसमें ईसाई समुदाय भी जुड़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में जैसा कि हमने देखा, मणिपुर में ईसाइयों को टारगेट किया गया, फिर क्रिसमस के मौक़ों पर ईसाइयों को भी टारगेट किया गया और चर्चों को भी निशाना बनाया गया और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन सब की खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न देशों के पास पहुंच रही हैं और जाहिर है कि जो देश ईसाई बहुल हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा इसको लेकर हलचल है, परेशानी है, बेचैनी है। और जो ताकतवर मुल्क हैं वो अपनी तरह से मोदी सरकार पर दबाव डालने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपने एजेंडे को लेकर इतनी ज़्यादा बंधी हुई है कि उसे ना भारत की चिंता है, भारत की छवि की चिंता है और ना ही भारत के भविष्य की। अब देखिए कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है और ये भी उसी से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर है। और ये जो मामला है ये FCRA यानी विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA संशोधन विधेयक 2026 को लेकर है। ये विधेयक 2000 मार्च में पेश किया गया था, अभी कानून नहीं बना है। संभावनाएं जता रही कि इसी मानसून सत्र में उसको पारित करवाने की कोशिश करेगी सरकार, करवा सकती है, उसके पास बहुमत है। लेकिन इसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है और अब अमेरिका में जो रिपब्लिकन सांसद हैं रायली मूर, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा ये ईसाइयों पर स्पष्ट हमला है, अगर ये बिल इसी रूप में आगे बढ़ता है तो भारत अमेरिका संबंधों में ये बड़ा चिंता का विषय बनेगा। उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के 2000 साल पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि सेंट थॉमस के समय से ईसाई भारत में हैं, फिर भी संसद चर्चों और धार्मिक चैरिटी का सरकारी अधिग्रहण करने की अनुमति दे रही है। तो जो ईसाइयों की संपत्ति है, संस्थाएं हैं, उन पर कैसे हमला किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ये FCRA संशोधन विधेयक में प्रोविज़न करके, संशोधन करके इसको लेकर वहाँ चिंता हो रही है। मैं अभी बताऊंगा कि ये अकेले सांसद नहीं है, कई सांसद हैं, ईसाई संगठन हैं और जो लॉबी ग्रुप हैं वो इस मुद्दे पर बहुत सक्रिय हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में ये विरोध कैसे हो रहा है, इसके प्रभाव क्या है, अमेरिका क्या भारत पर दबाव डाल सकता है, कानून के किन पहलुओं पर आपत्ति है और क्यों है, और इस पूरे विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से इस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में बना था। उसमें ये मोदी सरकार संशोधन करने जा रही है। उसने इसका विधेयक पेश कर दिया है लोकसभा में। इसके तहत भारत में NGOs, ट्रस्ट, स्कूल, अस्पताल, चर्च और अन्य संगठनों को विदेशी फंड लेने का नियम तय किया जाता है, जो 2010 का नियम था। पंजीकरण जरूरी होता है।
हर 5 साल में रिन्यू होता है। गृह मंत्रालय इसकी निगरानी भी करता है। लेकिन अब ये सब होने के बावजूद इसमें सरकार संशोधन चाहती है, क्योंकि हम जानते हैं इस सरकार का जो पूरा रवैया है वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाला है, उनको परेशान करने वाला है। अब इसमें जो सबसे विवादास्पद प्रावधान है वो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, नामित प्राधिकारी। अगर किसी संगठन का FCRA पंजीकरण रद्द हो गया है, यानी जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है विदेशी मदद के लिए, विदेशी अनुदान अंशदान के लिए, अगर वो रद्द हो जाए या सरेंडर कर दिया जाए या रिन्यू ना हो पाए, तो विदेशी फंड और उनसे बनी सारी संपत्ति, ज़मीन, भवन, स्कूल, अस्पताल और जो भी इक्विपमेंट्स हैं इस प्राधिकारी के प्रबंधन में चली जाएगी। मतलब ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी वो उसका सर्वे सर्वा बन जाएगा। अब मिश्रित फंडिंग वाली संपत्ति भी पूरी तरह से जा सकती है, जिसमें फॉरेन की भी फंडिंग है और यहाँ के ईसाइयों की फंडिंग है, वो भी ली जा सकती है। पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान बनाए रखने का प्रावधान इसमें ज़रूर है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जून 2026 में नए नियम आए। इनमें प्रोसेलिटाइजेशन यानी धर्मांतरण पर स्पष्ट प्रतिबंध, न्यूनतम फंड उपयोग की शर्त, उद्देश्य और राज्य विशिष्ट पंजीकरण, ये सब जोड़ा गया है। यानी सरकार का कहना है कि पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना चाहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक तरह का मुखौटा सरकार लगाती है, एक तरह का डर पैदा करती है कि इस फंड से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जबकि 2010 के अधिनियम में पहले से निगरानी की भी व्यवस्था है और जो भी वहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है उस सारे रेगुलेशन के तहत ही आता है। लेकिन अब ये जो पूरा खेल है वो ये है कि सिविल सोसाइटी और अल्पसंख्यक संस्थाओं को ये कुचलने का तरीका है। तो ये केवल अल्पसंख्यक समुदायों या ईसाइयों तक सीमित नहीं है, ये जो दूसरे NGOs हैं उन पर उनको भी शक के दायरे में लाने की कोशिश है और उनको नियंत्रित करने की मंशा इसमें ज़्यादा है कि कैसे इन संगठनों को अपनी मुट्ठी में किया जाए, एक डर पैदा किया जाए जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। रायली मूर का बयान ताज़ा है लेकिन विरोध नया नहीं है। मई 2026 में न्यू जर्सी के वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ ने वाशिंगटन एग्जामिनर में एक लेख लिखा। उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अपील की कि भारत दौरे में इस मुद्दे को उठाएं और संशोधन वापस लेने के लिए कहें। स्मिथ ने चेतावनी दी कि ये कानून भारत अमेरिका संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह से सीनेट की जो फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन हैं जेम्स रिश, उन्होंने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर FCRA का इस्तेमाल अमेरिका से जुड़े ईसाई मंत्रालयों की संपत्ति जब्त करने के लिए हुआ तो ये गहराई से चिंताजनक होगा। डेमोक्रेट्स भी चुपचाप इससे यानी इस बिल के विरोध से सहमत दिखाए, यानी दोनों वहाँ की पार्टियाँ जो हैं इस बिल को लेकर नाराज़ हैं और उसका विरोध कर रही हैं। वहाँ के अमेरिकी जो ईसाई संगठन हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। नेशनल हिस्पैनिक क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जैसे ग्रुपों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर बिल वापस लेने की मांग की है। कई अमेरिकी चर्च और मिशनरी संगठन जो भारत में स्कूल, अस्पताल चलाते हैं या फंड भेजते हैं, वो भी इसके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। इसका प्रभाव क्या हो रहा है? पहला, मीडिया कवरेज। अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत चर्चों पर कब्जा करने जा रहा है जैसी हेडलाइंस बन रही हैं। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी रिपोर्ट्स छप रही हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, पहले से भारत पर नकारात्मक टिप्पणियां करते रहा है और ये मुद्दा अब वहाँ और जोर पकड़ सकता है। तीसरा, भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिज्ञों और ईसाई मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा। कुछ इलाकों में ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। तो
आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में इस बिल का कितना व्यापक विरोध हो रहा है, राजनीति के स्तर पर और राजनीति से इतर भी। अब सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ भारत के ईसाइयों को इसके किन प्रोविजंस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है। पहला और सबसे बड़ा है संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान, जिसका मैंने जिक्र किया कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है विदेशी फंड से बनी संपत्ति को नियंत्रण कर सकता है। लाइसेंस रद्द हुआ तो स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, यहाँ तक कि चर्च परिसर भी सरकारी प्रबंधन में जा सकते हैं। ईसाई संगठन कहते हैं कई संस्थान दशकों से विदेशी दान से बने हैं, एक छोटी गलती या रिन्यूअल में देरी से पूरी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है, फिर आप लड़ते रहिए। दूसरा है धर्मांतरण पर प्रतिबंध। नए नियमों में विदेशी फंड से धर्मांतरण संबंधी गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित है। अच्छी बात है, विदेशी पैसा क्यों धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये जो पूरी परिभाषा है वो अस्पष्ट है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि धर्मांतरण का तो एक बहाना है, लेकिन उसके आड़ में ये विदेशी मदद को रोकने का भी सिलसिला बन सकता है, क्योंकि वो जो रकम आती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या गरीबों की मदद में खर्च होती है और उसको धर्मांतरण से जोड़कर ये खेल किया जा सकता है। तीसरा है व्यापक सरकारी नियंत्रण। उद्देश्य और भूगोल विशिष्ट पंजीकरण, न्यूनतम खर्च की शर्त, सोशल मीडिया खुलासा, ये सब छोटे एनजीओस और चर्च संबंधित संस्थाओं पर भारी प्रशासनिक बोझ डालते हैं। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और अन्य संगठनों ने अभी जून में ही सामूहिक उपवास किया था। वे कहते हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 और संपत्ति के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अमेरिका की आपत्ति मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और अमेरिकी धन से जुड़े संगठनों की सुरक्षा पर आधारित है। कई अमेरिकी चर्च भारत में मिशनरी काम या चैरिटी को फंड करते हैं। तो अमेरिका में कुछ दूसरी वजहों से भी इसका विरोध हो रहा है। भारत के ईसाई इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये एक रास्ता बना देगा सरकार के लिए कि वो जब चाहे किसी बहाने से किसी भी संस्थान, ईसाई धार्मिक कार्य, अस्पताल वगैरह पर कब्जा कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्या मोदी जी पर दबाव डाल सकता है? डेफिनेटली डाल सकता है, और हो सकता है अंदर ही अंदर ये दबाव डाला जा रहा हो। संसद का मानसून सत्र अब 1 हफ्ते रह गया है और अभी तक ये बिल लाई नहीं है सरकार। हालांकि उसने शेड्यूल किया था कि इस सेशन में वो लाएगी, लेकिन अभी तक लाई नहीं है। तो ये एक वजह हो सकती है कि उस पर दबाव है और वो थोड़ा सा रुक रही हो, पीछे हट रही हो। तो अमेरिका का जो पूरे कूटनीतिक स्तर पर दबाव पड़ रहा होगा, विदेश विभाग निजी बैठकों में ये मुद्दा उठा रहा होगा, कांग्रेस के अंदर वहाँ अब सुनवाई हो सकती है। अगर इस पर कुछ खेल हुआ तो सांसद पत्र लिख सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत रिपोर्ट में इस सब का उल्लेख भी हो सकता है। तो दबाव बहुत तरह के पड़ सकते हैं। दबाव हो सकता है कि वो उस स्तर तक ना जाए कि संबंधों खुलेआम बयानबाजी शुरू हो जाए, लेकिन अंदर खाने या बैक चैनल में ये लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा होगा कि वो इस तरह के प्रावधानों को अपने विधेयक से हटाए। तो हो सकता है कि सरकार इस दबाव में आ जाए, हो सकता है सरकार इस दबाव में ना आए। दोनों ही सूरतों में मोदी जी मुश्किल में फंसेंगे। अगर दबाव में आते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि फिर अमेरिकी दबाव में झुक गए, और अगर नहीं आते हैं तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में धारणा बन रही, छवि बन रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो इससे और मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये कि इसका अंतर्राष्ट्रीय जगत पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरे अगर ये कानून बनता है तो जो अभी विधेयक के रूप में है, तो पहला तो है छवि का नुकसान होगा। पश्चिमी मीडिया और मानवाधिकार संगठन भारत को अल्पसंख्यकों पर दबाव डालने वाला देश बता रहे हैं, और ये
जो नैरेटिव है वो और मजबूत होगा। धार्मिक स्वतंत्रता की रैंकिंग जो भारत की है उसमें और भी गिरावट आ सकती है। दूसरा, लॉबिंग और राजनीतिक दबाव पड़ सकता है। अमेरिकी ईसाई संगठन, कुछ सांसद और थिंक टैंक लगातार आवाज़ उठाएंगे। भारतीय डायस्पोरा जो अमेरिका में है उसमें भी विभाजन पैदा हो सकता है। तीसरा जो है वो सॉफ्ट पावर पर असर पड़ेगा। भारत का सॉफ्ट पावर पहले ही इस मोदी राज में बहुत कमज़ोर हो गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह भारत की जो आंतरिक स्थिति है कानून व्यवस्था की और अल्पसंख्यकों की और अल्पसंख्यक विरोधी इस सरकार के रुख की, उसकी वजह से उसका सबका साथ और सबका विकास वाली छवि जो है वो पहले ही बहुत बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है। इस तरह के कानून बनने से वो और प्रभावित होगी। संयुक्त राष्ट्र या अन्य मंचों पर भारत की आलोचना और बढ़ सकती है। और चौथा जो असर पड़ सकता है, व्यापार और सहयोग पर छोटा मोटा असर भी पड़ सकता है। सीधे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ अमेरिकी कंपनियां या फाउंडेशंस सतर्क हो सकती हैं और वो कहीं ना कहीं से प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि अब अमेरिकी सरकार पर कितना दबाव पड़ता है, वहाँ के लॉबिंग का, ईसाई संगठनों का, सांसदों का, और वो कितना दबाव मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर डालता है और उससे फिर तय होगा कि ये विधेयक किस रूप में अंततः पास होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो अभी तो ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है और ये मोदी के लिए एक और मुश्किल भी खड़ी कर सकता है और ये पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा भी हो सकता है, क्योंकि वैसे ही ट्रंप और अमेरिका मोदी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी ट्रेड डील को लेके संबंध में दबाव पैदा करने के लिए हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।